हमारे सामने दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बार बार आते हैं। एक वर्ड है जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं और दूसरे वर्ड को पीरियोडिसिटी बोला जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन से आप समझते क्या हैं? क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन की नीड क्या है? क्यों हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं? और पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? पीरियोडिसिटी के पीछे का कारण क्या है? अगर आप इन टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक को हमारे चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 11th में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं, बहुत बेसिक से और बहुत इजी लैंग्वेज में। इसी सीक्वेंस के अंदर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जैसे कि नाम है आपके सामने स्क्रीन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले एक हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है क्या? देखिए, 19th सेंचुरी तक हम ना काफ़ी सारे एलिमेंट को डिस्कवर कर चुके थे। लगभग 60 के अराउंड हमारे एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो रखे थे। अब एक दिक्कत आती है जब भी एलिमेंट की डिस्कवरी का नंबर बढ़ता है। जब स्टार्टिंग में एलिमेंट डिस्कवर होने लगे और उनका एलिमेंट का नंबर कम था, तो कम नंबर वाले एलिमेंट्स को इंडिविजुअली याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना हमारे लिए आसान था। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होती जा रही थी, जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर आगे फर्दर बढ़ता जा रहा था, इस हर एक बढ़ते नंबर के साथ इंडिविजुअली एलिमेंट्स को याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था। तब एक नीड आती है कि भाई क्यों ना हम एलिमेंट को क्लासिफाई करें। क्लासिफिकेशन शब्द का सेम सिंपल सा मीनिंग होता है कि क्यों ना सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को हम एक साथ ग्रुप कर दें। अब क्योंकि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक साथ ग्रुप किए गए हैं, तो अगर आप एक भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं, बाकी सभी ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी रिजेंबल करती है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ। यानी classification, the meaning of classification is the grouping of the elements having similar properties together in a group, and the need of classification is to make their study easy, उनकी स्टडी आसान बनाने के लिए। जैसे इसे प्रैक्टिकल वे में समझें कि मान लीजिए कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ या फिर किसी स्कूल में बच्चे जाना स्टार्ट करते हैं, कोई एक इनिशियल लेवल है स्कूल का, बहुत अभी स्कूल खुला ही है, और उसके अंदर ना बच्चे एडमिशन लेना स्टार्ट करते हैं। एक दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा, उन उसके लिए उन बच्चों को इंडिविजुअली याद रखना, ध्यान रखना बड़ा आसान होगा, क्योंकि उन बच्चों का नंबर कम है। लेकिन अगर वहीं पर बच्चों का नंबर बढ़ जाए और बच्चे बहुत ज़्यादा आने लगे, 50 हो जाएं, 100 हो जाएं, 150 हो जाएं, तो क्या किया जाता है? उन बच्चों को क्लासिफाई कर दिया जाता है। बच्चों को क्लासिफाई कर दिया जाता है एक साथ एक ग्रुप में, जिसे आप क्लास कहते हैं। कुछ बच्चे क्लास फर्स्ट में, कुछ टू में, कुछ थ्री में, कुछ फोर में, कुछ फाइव में, ऐसे बच्चे अलग अलग क्लास में होते हैं। इससे होता क्या है, उस एक पर्टिकुलर क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, या जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को स्टडी करना, उन सभी को याद रखना आसान हो जाता है। उन्हें क्या पढ़ाना है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, क्या उनका एज ग्रुप है, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग करना, किस आधार पर? सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर। और क्लासिफिकेशन का फायदा क्या है? क्लासिफिकेशन से एलिमेंट की स्टडी आसान हो जाती है। तो यहाँ हमारे फर्स्ट वर्ड का आंसर हमें आ गया कि भाई क्लासिफिकेशन होता क्या है और क्लासिफिकेशन का नीड क्या है। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर एलिमेंट को क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट हुई, तो वो कौन से अटेम्प्ट है, जो अटेम्प्ट जहां से हमने एलिमेंट को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रिसेंट अटेम्प्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अर्ली क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमें आज अटेम्प्ट पढ़ने हैं, जैसे एक जो अटेम्प्ट है फर्स्ट, इसका नाम है डोबरनेयर ट्रायड्स। सेकेंड अटेम्प्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और थर्ड पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
ये 3 अर्ली अटेम्प्ट हमें आज की क्लास में कवर करने हैं, तो इन्हें हम वन बाय वन करके करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हम बीच में और अटेम्प्ट भी हुए होंगे, लेकिन हम उनकी बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में भी आते हैं, और हम उनकी बात करते हैं जो थोड़े सिग्निफिकेंट इफेक्ट हैं। एक ऐसे तरीके हैं जिससे एक कोशिश की गई है कि भाई कैसे एलिमेंट की स्टडी आसान की जाए। उनमें से जो पहला वे है, पहला तरीका है एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, उसका नाम है डोबरनेयर ट्रायड्स। डोबरनेयर ट्रायड्स ने 1829 में ग्रुपिंग करनी स्टार्ट की। कैसे ग्रुपिंग? ट्रायड्स बनाए उसने। ट्रायड्स का मतलब होता है 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। उसने क्या किया, 3 एलिमेंट को एक साथ, 3 एलिमेंट को एक साथ एक ग्रुप में डालना स्टार्ट किया। उस ग्रुप को उसने बोला ट्रायड्स। अब जैसे कि आपके सामने एग्जांपल हमने दे रखे हैं एनसीईआरटी से, तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये डोबरनेयर ट्रायड का एक एग्जांपल है। तो उसने क्या किया, लिथियम को, सोडियम को और पोटाशियम को अरेंज किया एक ट्रायड में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखिए, जो इनका एटॉमिक वेट है, लिथियम का 7, सोडियम का 23 एंड पोटाशियम का 39। यानी उसने ट्रायड में जो 3 एलिमेंट को अरेंज किया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट किया है। और ऐसे अरेंज करने पर वो कहता है कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, यानी जो लिथियम और पोटाशियम का जो एटॉमिक वेट है, अगर आप इसका एवरेज लेते हैं तो एवरेज मिडल के यानी सोडियम के वेट के बराबर आता है। यानी अगर आप 7 प्लस 39 करें, इसको डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालें, तो ये नियरली अबाउट 23 के बराबर आ जाता है। यानी डोबरनेयर ट्राइड एक इनिशियल तरीका है एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, जिसमें उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक साथ एक ट्रायड में डाला है। ट्रायड में 3 मेंबर होते हैं जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, और साथ में फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आता है। ये सेम एग्जांपल आपके सामने और भी गिवन है, लाइक ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके केस में भी इनको अरेंज किया गया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट और थर्ड के वेट का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो वो रफली मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसे हम डोबरनेयर ट्रायड्स कहते हैं। लेकिन जैसे क्योंकि हर एक तरीके के कुछ खासियत और कुछ नुकसान होते हैं, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि भी डोबरनेयर ट्राइड की खासियत क्या है, अचीवमेंट क्या है इसकी, तो अचीवमेंट में एक अचीवमेंट आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि इनिशियल वे में एलिमेंट को अलग अलग याद रखा जा रहा था, जैसे ही उन्हें ट्राइड्स में डाला गया तो जो एलिमेंट ट्राइड में आ गए उन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसे आने लगी, सिमिलर आने लगी। तो अगर एक ट्राइड में प्रेजेंट अगर आपको एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में भी पता है, तो आपको दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी है। और ये एक अर्लियर अटेम्प्ट है जो कि एक ब्रेक थ्रू बनता है कि आगे आने वाले नए अटेम्प्ट आएंगे वो इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करेंगे। और थोड़ा थोड़ा जैसे आगे चल के नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ने लगा तो एक दिक्कत और भी आने लगी कि सभी नॉन एलिमेंट को हम ट्रायड्स में नहीं डाल पा रहे थे। इस वजह से एक तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायड हो जाएंगे, सभी एलिमेंट को ट्रायड्स में डाला भी नहीं जा सकता। मेनली यही एक कारण था कि जिसकी वजह से ये जो डोबरनेयर ट्रायड्स है ये फेल हो जाता है, और अगले मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन की नीड जरूरत हमें लगती है। इसलिए हम अगले मेथड की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो जॉन न्यूलैंड है, उन्होंने एक एक्सप्रेस किया, एक तरीका बनाया कि भी जब हम एलिमेंट्स को, इन सभी एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जब भी आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन न्यूलैंड, ये कहते हैं कि भाई ऐसा करने पे जैसे संगीत के अंदर म्यूजिक में सारे गामा आप सुर होते हैं, तो सारे गामा पा धा नी सा, यानी 8th जो सुर आता है वो वही आ जाता है जो फर्स्ट है, और फर्स्ट कौन सा है, सा है। तो वैसे ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये कहता है कि हर पहला और 8वां जो एलिमेंट होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ होगा। यानी अगर आप लिथियम को और सोडियम को कंपेयर करेंगे तो लिथियम से जो सोडियम है, सोडियम जो है 8th एलिमेंट है, यानी लिथियम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां फ्लोरीन और 8वां सोडियम, यानी पहला और 8वां एलिमेंट रिजेंबल करता है
सेम उसी तरीके से रिजेंबल करता है जिस तरीके से म्यूजिक के नोट्स रिजेंबल करते हैं। वो जो सारे गामा के बाद आठवां फिर से सा आ जाता है, रे आ जाता है, वो भी आठवां ही होता है। वैसे हर एलिमेंट की पहले से आठवें की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी, ये कहता है कौन? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए, जॉन न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक masses and noticed properties repeated every eighth element similar to musical octaves। यानी ये जो मेन वर्डिंग्स है वो किसकी है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की है। ये तो एक अचीवमेंट है कि भी चलो एटलीस्ट इसने कुछ एलिमेंट को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में अरेंज किया, और मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में कम से कम कुछ एलिमेंट की स्टडी आसान हुई, और एक आगे आने वाली जितने भी तरीके होंगे क्लासिफिकेशन के लिए उनके लिए एक रास्ता बना। लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक भी होंगे। तो पहला ड्रॉबैक तो ये आता है कि भाई ये जो अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट कैल्शियम के बाद अप्लाई नहीं होता है। कैल्शियम के बाद सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड एट्थ की आनी मुश्किल हो जाती है, नहीं हो पाती है। इसलिए ये लागू तो होता है लेकिन अप टू कैल्शियम लागू होता है। और एक इस फ्लोरीन के बाद एक नोबल गैस सीरीज होती है। ये जो आपकी नोबल गैस सीरीज है ये तब तक ना डिस्कवर नहीं हुई थी। यानी जो नोबल गैस एलिमेंट है इनकी डिस्कवरी तब तक हुई नहीं थी जब तक कि ये न्यूलैंड ने अपना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। जैसे ही आपके नोबल गैस डिस्कवर हुए, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जब उन्हें अरेंज किया गया, तो वो देखिए जो ये नियोन है ये फ्लोरीन के बाद अरेंज हुई। जैसे ही अब फ्लोरीन और सोडियम के बीच में एक एलिमेंट और इंट्रोड्यूस हो गया, वैसे ही दिक्कत ये आ गई कि अब पहला और आठवां एलिमेंट के बीच में जो प्रॉपर्टीज का रिजेम्बलेंस था वो रिजेम्बलेंस होना बंद हो गया। अब पहले और नौवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल कर रही थी। एक तो नोबल गैस की डिस्कवरी ने इसे फेल कर दिया, और साथ के अंदर 20th एलिमेंट कैल्शियम के बाद ये अप्लाई भी नहीं हो रहा था अच्छे से। इस कारण से जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये अटेम्प्ट तो है, इनिशियल अटेम्प्ट में गिना जाता है, बट कोई सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट इसे मानते नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, जो पहला सक्सेसफुल और सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट बोला जाता है एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, उसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब 1869 में मेंडलीव ने अरेंज किया उस वक्त प्रेजेंट जितने एलिमेंट्स थे उनको इन ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर। यानी उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। पहले वालों ने भी ऐसा ही किया था। देखिए, Mendeleev organized the elements by increasing atomic mass and grouping them by similar chemical properties. His groundbreaking insight, when arranged this way, the element with the similar characteristics appeared in the same vertical column। यानी जब उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया तब उसने ये पाया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक वर्टिकल रो ग्रुप कॉलम के अंदर, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक वर्टिकल कॉलम में एक साथ आने लग गए थे। यानी इससे क्या हुआ, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो एक साथ एक ग्रुप में आने लग गए थे। तो उन सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना आसान हो गया था थोड़ा सा। यही इसका मेन पॉइंट है कि उस वक्त के नॉन एलिमेंट को एक साथ ग्रुप करना और एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म बनाना, उस पीरियोडिक टेबल को हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। देखिए, ये वो पीरियोडिक टेबल है जिसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसके अंदर आप पाएंगे कि कुछ आपकी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल रोज हैं और कुछ आपकी ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो ये जो रो ऊपर से नीचे की तरफ नजर आ रही है आपको, इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे बेसिकली ग्रुप्स हैं। यानी ये जो ऊपर से नीचे की आपकी जो वर्टिकल रोज नजर आ रही हैं इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। इनको ये रोमन नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए 8 ग्रुप होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और ये जो आप ऊपर से नीचे तक आपकी जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको नजर आ रही हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रो है अगर आप गिनेंगे तो ये टोटल 7 नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज हैं। यानी कोई पूछे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कितने ग्रुप होते हैं, तब आंसर आता है कि 8 ग्रुप होते हैं उसके हिसाब से। और अगर पूछे कि भी कितने पीरियड होते हैं तो 7 पीरियड होते हैं। तो ये एक तरीका है
कि जिसके हिसाब से मेंडलीव ने उस वक्त के नॉन एलिमेंट को क्लासिफाई किया, अरेंज किया इस तरीके से कि सेम वर्ड यहाँ ना आके सिमिलर आएगा, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक साथ आ जाए एक ग्रुप में, ताकि अगर आपको एक भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो दूसरी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी उससे रिजेंबल करे, मिले, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। तो इस तरीके से एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट ये माना जाता है। अब इनमें क्या है कि जैसे पहले वालों ने जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तक 20th तक ही वो फॉलो हो रहा था, नोबल गैस के आने के बाद में वो फॉलो करना भी बंद हो गया था, ऐसा इसके साथ नहीं है। यानी जितने एलिमेंट इसमें दे रखे हैं इसके कुछ इसकी खासियत भी है, अचीवमेंट्स भी है और कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है। जैसे अचीवमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है आपके सामने नजर आ रहे हैं, उनको पहली बार इतने सलीके से किसी ने एक साथ एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में रखा है, और जिसके कारण से बहुत सारे एलिमेंट एक साथ एक ग्रुप में आ गए हैं, तो उन्हें पढ़ना स्टडी करना आसान हो गया है। वैसे ही जब मेंडलीव ने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया, उस वक्त कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे ऐसे डिस्कवर हुए एलिमेंट को ना कि सिर्फ उसने नाम दिया, उसने नाम देकर ये भी बताया कि फ्यूचर में जब ये डिस्कवर किए जाएंगे तब इनकी प्रॉपर्टीज किस जैसी होगी। जैसे एक नाम बार बार आता है जिसे कहते हैं ईका एलुमिना, और एक को कहते हैं, इसे कहते हैं ईका सिलिकन। यानी ईका एल्यूमिना मीन्स जो किसके जैसा है, एल्यूमिनियम जैसा। कौन है वो एल्यूमिनियम जैसा? गैलियम है। यानी जो प्रॉपर्टी शो करता है किस जैसी? एल्यूमिनियम जैसी। ऐसे ही जो ईका सिलिकन है तो किस जैसा? सिलिकन जैसा। सिलिकन जैसा कौन है? जर्मेनियम है। तो ये जो गैलियम हो गया और जो जर्मेनियम हो गया, ये वो एलिमेंट है जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे मेंडलीव के टाइम में, लेकिन मेंडलीव को पता था कि भाई यहाँ एक पर्टिकुलर गैप हमें नजर आ रहा है, ऐसे कुछ एलिमेंट है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, वो जब भी डिस्कवर किए जाएंगे उन्हें उस पर्टिकुलर गैप में रखा जाएगा। तो वो ईका एल्यूमिना, ईका सिलिकन, इस काइंड से नाम आपके सामने आते हैं। तो ऐसा अगर कोई नाम आपके सामने आता है तो समझ जाइएगा कि ये वो गैप है जो गैप मेंडलीव ने रखे थे अपने पीरियोडिक टेबल में, ताकि फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट यहाँ पर रखे जा सके। ऐसे ही ये इसकी खासियत है, इसकी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, तो लिमिटेशन में एक सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये आती है कि मेंडलीव ने किस आधार पर एलिमेंट को अरेंज किया है? मास नंबर के, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो एक टर्म हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप को जब आप डिफाइन करते हैं, दीज आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम है, लाइक 1h1, 1h2 एंड 1h3। सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो अगर इनका मास नंबर डिफर करता है तो आप तो मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। तो जब आप मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो हर एक आइसोटोप को इस पीरियोडिक टेबल में एक अलग लोकेशन, एक अलग पोजीशन मिलनी चाहिए। यानी मेन पॉइंट यही है, मेन दिक्कत यही है कि भाई जो आपने यहाँ पर डाला है, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया है, उस एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हर एक आइसोटोप को भी आपने अलग अलग रखना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने अलग अलग नहीं रखा है, ये इनकी लिमिटेशन में आता है। देखिए, अब मेन बात यह है कि भी इसकी बेसिकली मेंडलीव ने जो जो बातें की है, कैसे उन्होंने एलिमेंट को सिमिलर प्रॉपर्टीज का एक साथ रखा है, वो एक बारी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जो ग्रुप 1 अगर आप देखते हो, ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स आते हैं। ग्रुप 1 में जो एल्कली मेटल्स आते हैं, इनके बेसिकली ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है ना, वो बेसिक होता है, वाटर सोल्यूबल बेसिस बनते हैं इनके, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। दैट्स वाई वहाँ एक टर्म यूज की जाती है उनके लिए कि वो एल्कली मेटल्स हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल करती है, जैसे सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट की नाइफ से कट किए जा सकते हैं, रिएक्ट विग्रसली विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, पानी के साथ में बड़े विग्रसली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर एक साथ एक ग्रुप में आते हैं। वैसे ही
मेंडलीव प्लेस दीज इन द फर्स्ट कॉलम बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इन सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से मेंडलीव ने इन्हें एक साथ रखा है। आगे देखिए, मेंडलीव टेबल करेक्टली प्रिडिक्टेड द गैप्स वेयर द न्यू एल्कली मेटल कुड बी फाउंड। यानी उसने खाली जगह भी छोड़ी है कि आगे हायर एटॉमिक नंबर वाले, हायर मासेस वाले जो एलिमेंट जब डिस्कवर होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी इन एल्कली मेटल के साथ, उनको हम वहां पर रखेंगे। ऐसे ही ग्रुप 17 देखिए, ग्रुप 17 में जो आपके एलिमेंट रख रखे हैं वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, और वो सारे के सारे सोल्ट बनाते हैं मेटल्स के साथ, आयनिक सोल्ट्स आपके, जिनके एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और मेंडलीव ने क्या किया है, इनकी इसी सिमिलर प्रॉपर्टीज और वैलेंसी की वजह से इनको एक साथ एक ग्रुप में रखा है। वैसे ही नोबल गैसेस देखिए, नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड बट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज भी रिजेम्बलेंस शो करती है, तो रिजेम्बलेंस शो करने की वजह से जब वो रखे जाएंगे तब एक साथ एक ही वर्टिकल लाइन में रखे जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल कर रही है। यानी मेन बात यही आती है कि भी जिस तरीके से रखा गया है वो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और जिस तरीके से रखा गया है उससे सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा आज दो इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में। एक वर्ड होगा क्लासिफिकेशन, और अर्ली क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने डोबरनेयर ट्रायड्स पढ़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा, एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ा। वैसे ही नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पीरियोडिसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछा जाता है कि पीरियोडिसिटी होती क्या है और पीरियोडिसिटी का कारण क्या है। देखो, अगर मुझे डिफाइन करना है पीरियोडिसिटी को, पीरियोडिसिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का रिपीट हो जाना विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। कैसे? सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट का रिपीट हो जाना आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर अंतराल के बाद, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे वो हाइड्रोजन, उसके बाद में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रही है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर हो रही है, इसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। सो मेंडलीव डिस्कवर्ड दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिकर at the regular interval when arranged by increasing atomic masses. This pattern of the recurring properties form the basis of the periodic law, allowing the scientists to predict the element behavior based on their position. यानी बेसिकली पीरियोडिसिटी का मीन है रिपीटिशन होना। और बहुत बार मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन उठ के आता है, जिसे कहते हैं कि भी हमें बताया जाए कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो ऐसे ध्यान से सुनिए, जैसे सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का मीनिंग होता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस मीन्स दैट when we arrange the element in increasing order of their atomic masses, then the element with similar properties comes together in a group. जब सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के एलिमेंट को अरेंज किया जाता है, तब सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक साथ एक ग्रुप में आ जाते हैं, जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और यहाँ पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, देखिए, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ये दो मैंने आपको बोला कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ तो आपकी वर्टिकल रोज हैं और कुछ आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो जो आपकी वर्टिकल रोज हैं, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज इन्हीं में होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक साथ इन्हीं वर्टिकल रोज में आते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम ग्रुप। और पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के हिसाब से जो रोमन में नंबर दे रखा था 8, कितने ग्रुप होते हैं? 8 ग्रुप होते हैं। और जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया मेंडलीव के बारे में, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में दिक्कत एक और ये भी थी कि मेंडलीव ने अपने ग्रुप्स में भी सब ग्रुप बना रखे थे। जैसे हर एक में देखिए आप, अगर आप इसी ग्रुप 1 में स्टार्ट करें, ग्रुप 1 के अंदर देखो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ऐसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे हर एक ग्रुप में, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है। तो क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या एक ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप बना रखे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज में भी कोई रिजेम्बलेंस है? तो आंसर आता है कि उनकी प्रॉपर्टी में कोई खासा रिजेम्बलेंस है नहीं। अगर उनकी प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस नहीं है तो फिर उन्हें एक साथ क्यों रख रखा है?
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं दे पाती है, जिसके कारण हम वो पीरियोडिक टेबल जिसे आप आज पढ़ते हैं, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो कि हेनरी मोज़ले ने दी थी, मोज़ले पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जिसे जाना जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।